मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सचिन खरे। इस वीडियो में हमें संघीय मंत्री परिषद का अध्ययन करना है। जैसे कि इसके पहले के दो वीडियोस में मैं आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संपूर्ण अध्ययन करा चुका हूँ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद जो स्थान है वो है केंद्रीय मंत्री परिषद या हमारी संघीय मंत्री परिषद का। तो चलिए हम संघीय मंत्री परिषद के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। संघीय मंत्री परिषद को ही कहा जाता है केंद्रीय मंत्री परिषद। अब ध्यान से समझिएगा, हमने पढ़ा था अनुच्छेद 53 के बारे में। अनुच्छेद 53 क्या कहता था? अनुच्छेद 53 ये बताता था कि संघ की सभी कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। याद है क्या था? संघ की सभी कार्यपालिकीय शक्तियां किसमें निहित हैं? राष्ट्रपति में निहित होंगी। क्लियर? और अनुच्छेद 74 क्या कहता था? अनुच्छेद 74 ये कहता था कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ध्यान से देखिए इस स्क्रीन को। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। और अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करना है इस विषय में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी राष्ट्रपति हमारे देश के एक संवैधानिक प्रमुख हो गए, क्योंकि संविधान संघ की सभी कार्यपालिकीय शक्तियां निहित करता है किसमें? राष्ट्रपति में। लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वाविवेक अनुसार नहीं करता, जबकि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए अनुच्छेद 74 के अनुसार कौन होती है? मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। यानी कि वास्तविक प्रमुख कौन हुआ? वास्तविक प्रमुख हुए हमारे प्रधानमंत्री। और संवैधानिक प्रमुख कौन हुआ? तो संवैधानिक प्रमुख हुए हमारे राष्ट्रपति। क्लियर है? तो आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम एलैबोरेटिव वे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार सैद्धांतिक रूप से संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है और राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। लेकिन संविधान द्वारा अपनाई गई संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत व्यवहार में राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक मात्र है। यानी जैसा मैंने अभी बताया था कि राष्ट्रपति सिर्फ होगा एक संवैधानिक प्रमुख। वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्तियां मंत्री परिषद में निहित हैं। और मंत्री परिषद का प्रधान कौन हुआ? तो मंत्री परिषद का प्रधान होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। यानी वास्तविक शासक कौन है? प्रधानमंत्री। और संवैधानिक शासक हमारे राष्ट्रपति। अतः राष्ट्रपति के नाम पर शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? तो मंत्री परिषद जिन भी शक्तियों का प्रयोग करती है वे सारी शक्तियां किसके नाम पर प्रयोग की जाती हैं? राष्ट्रपति के नाम पर। अब अपन बात करते हैं मंत्री परिषद के संगठन की। तो अब आप लोग ध्यान से समझिए कि मंत्री परिषद ये शब्द है और एक शब्द होगा मंत्रिमंडल। बहुत ध्यान से समझिएगा, बस फोकस करते रहिए आप लोग स्क्रीन पर। मंत्री परिषद में कौन कौन आता है? तो मंत्री परिषद में सबसे पहले आते हैं हमारे प्रधानमंत्री, उसके बाद कैबिनेट स्तर के मंत्री, ठीक है, इसके बाद राज्य मंत्री और उपमंत्री। इनको सामूहिक या इन सभी लोगों को सामूहिक रूप से कहते हैं हम मंत्री परिषद। जबकि मंत्रिमंडल में
प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री शामिल होते हैं किसमें? मंत्रिमंडल में। अब एक और बात आप लोग ध्यान रखिए कि हमारे यहां वास्तविक शासन निर्माता या शासन की नीतियों के वास्तविक निर्माता कौन है? वे हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, क्योंकि वास्तविकता में नीतियों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के द्वारा, जो कि हमारे यहाँ शीर्षस्थ इकाई है। मतलब हमारे यहाँ जितने भी विभाग हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री इन विभागों के अध्यक्ष का पद संभाला करते हैं। क्लियर? तो इसीलिए अब ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें आकार की, ठीक है, तो आकार किसका बड़ा है? आकार बड़ा है मंत्रिपरिषद का, ठीक है, और आकार छोटा है किसका? मंत्रिमंडल का। लेकिन अगर हम महत्व की बात करें तो महत्व कम रहता है मंत्रिपरिषद का, क्योंकि मंत्रिपरिषद में ये सारे लोग शामिल होते हैं। कौन कौन? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जबकि महत्व की दृष्टि से उच्च स्थान रखती है हमारी मंत्रिमंडल, क्योंकि मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं जो वास्तविकता में हमारी नीतियों का निर्माण करते हैं। क्लियर है? अब हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि इस मंत्रिपरिषद का संगठन कैसे निर्मित होता है। प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। और मंत्रिपरिषद की रचना के विभिन्न चरण होते हैं। जैसे सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? बहुत ध्यान से समझिए। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। वास्तव में इन दोनों प्रकार की नियुक्तियों में राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। क्लियर है? कौन कौन सी नियुक्तियों में? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में और विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हमारे यहां जो प्रणाली है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, वो कुछ इस प्रकार की है कि लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है वो बनता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने के बाद भावी मंत्रियों की सूची थमाते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसी सूची के अनुसार प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराते हैं। क्लियर? लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति में, और वो कंडीशन है कि अगर लोकसभा के इलेक्शन में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो सिर्फ इसी कंडीशन में, स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना होने की सिर्फ इस कंडीशन में ही राष्ट्रपति स्वविवेक से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, जिसके ऊपर राष्ट्रपति को विश्वास हो कि यह निकट भविष्य में हमें विश्वास मत हासिल कर बता सकता है। और अगर उस व्यक्ति ने विश्वास मत हासिल कर लिया लोकसभा में, तो वो एक पूरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री का पद संभालेगा। अर्थात स्पष्ट बहुमत अगर किसी पार्टी को प्राप्त नहीं है तो सिर्फ इसी कंडीशन में राष्ट्रपति जी स्वविवेक के प्रयोग से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। अन्यथा अगर कंडीशन सामान्य है तो राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग नहीं करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति में। चलिए, लोकसभा में जिस दल का स्पष्ट बहुमत होगा उसी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। किंतु जब लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हुआ हो, तब राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने का विश्वास हो। क्लियर है? ये कंडीशन है।
अब मंत्रियों का चयन कैसे होता है, तो यही चीज मैंने अभी बताई थी आपको कि प्रधानमंत्री जी जब शपथ ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद राष्ट्रपति जी को एक सूची थमाते हैं। उस सूची में ये दिया होता है कि किस सांसद को कौन से मंत्री पद अलॉट किया जाएगा, और सामान्यतः राष्ट्रपति जी उस सूची के अनुसार सहमति प्रदान कर देते हैं। मंत्रियों का चयन, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर करते हैं। अपने पद की शपथ लेने के पश्चात प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के नामों और उनके विभागों की सूची राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति सामान्यतः उस सूची पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है। यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को ना माने तो प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर संवैधानिक संकट उत्पन्न कर सकते हैं। अब इन मंत्रियों की क्या योग्यताएं हैं, तो ध्यान से समझिए। भारत में शिक्षा से संबंधित कोई भी योग्यता नहीं है मंत्री बनने के लिए कि व्यक्ति को 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, पीजी होना चाहिए या पीएचडी, ऐसी कोई भी योग्यता नहीं है। योग्यता सिर्फ इतनी है कि भारत में अगर किसी व्यक्ति को मंत्री बनना है तो उसे संसद के किसी एक सदन अर्थात राज्यसभा या लोकसभा, इन दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, दैट्स इट। और अगर नहीं भी है, मतलब अगर कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो अभी वह 6 मंथ्स के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करना होगी, और यदि वह किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करने में अक्षम रह गया, मतलब उसे 6 माह के अंदर अंदर किसी सदन की सदस्यता नहीं मिली, उस कंडीशन में उसे अपना पद त्यागना होगा, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति 6 माह के लिए किसी भी सदन का सदस्य ना रहते हुए एक बार या एक कार्यकाल 6 महीने के लिए उसने मंत्री पद संभाला लेकिन वो किसी सदन की सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाया, तो दूसरे कार्यकाल के लिए 6 मंथ के लिए उसे फिर से मंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसको पढ़ते हैं अपन। मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, मतलब या तो लोकसभा का या फिर राज्यसभा का। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 75(5) में इस बात का प्रावधान किया गया है। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। अब एक केस है AR चौहान बनाम पंजाब राज्यवाद वर्ष 2001 का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना ही लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का, और एक बार मंत्री नियुक्त किया जा चुका है, मतलब 6 मंथ्स के लिए एक बार वह व्यक्ति मंत्री बन चुका है, तो उसे दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ही क्लियर किया है इस केस में, जिसका नाम है AR चौहान बनाम पंजाब राज्यवाद वर्ष 2001। अब मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। पद ग्रहण करने के पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेना होती है। मतलब ये 2 अलग अलग शपथ लेते हैं, एक तो लेते अपने पद की शपथ और एक गोपनीयता की शपथ। मतलब मंत्रिमंडल के जो भी निर्णय हैं उन निर्णयों की पूर्णतः गोपनीयता रखी जाएगी। उल्लेखनीय है कि मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की 2 अलग अलग शपथ दिलाई जाती हैं। अब अपन बात करते हैं मंत्री परिषद के कार्यकाल की। तो देखिए, संविधान में मंत्री परिषद का कोई निर्धारित कार्यकाल का प्रावधान नहीं है कि 5 साल हो, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। और ये जो 5 साल का प्रावधान है ना, ये तो लोकसभा का प्रावधान है कि लोकसभा 5 साल के लिए
लगती है। मतलब लोकसभा का एक संपूर्ण जो टर्म कहना चाहिए टर्म है वो रहती है 5 ईयर्स की। लेकिन संविधान में कहीं पे भी मंत्री परिषद के कार्यकाल का प्रावधान नहीं किया गया है। मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। मंत्री परिषद तब तक अपने पद पर रहती है जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। तो ये याद रखिए कि अगर कोई पूछता है या कैसा क्वेश्चन आता है कि मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होता है, तो मंत्री परिषद के कार्यकाल होता है उस समय तक जब तक कि लोकसभा का उसमें विश्वास निहित हो। वह अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, जो कि सामान्यतः 5 वर्ष होता है, अपने पद पर बनी रहती है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल होता है ना 5 वर्ष तक, तो इस 5 वर्ष की अवधि तक मंत्री परिषद अपने पद पर बनी रहती है। व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री का उसके प्रति विश्वास पर निर्भर करता है। मतलब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एचआरडी मिनिस्टर है, तो वो व्यक्ति एचआरडी मिनिस्टर क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री का उसमें विश्वास है कि ये एचआरडी मिनिस्ट्री संभाल लेगा, और जब तक प्रधानमंत्री का उस व्यक्ति में विश्वास रहेगा वो एचआरडी मिनिस्ट्री संभालता रहेगा। इसीलिए यहां पर दिया है कि किसी मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री का उसके प्रति विश्वास पर निर्भर करता है। क्लियर? और मंत्री परिषद के कार्यकाल की बात करें तो मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होता है? मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है। किस पर डिपेंड करता है? लोकसभा के विश्वास पर। अगर लोकसभा किसी एक मंत्री के अगेंस्ट में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो संपूर्ण मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। अब अपन बात करते हैं मंत्री परिषद की सदस्य संख्या के बारे में। संविधान के द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी। ठीक है, मतलब हमारे जो मूल संविधान में मंत्री परिषद की एक निर्धारित सदस्य संख्या का कोई भी प्रावधान नहीं था। मंत्री परिषद का आकार प्रधानमंत्री अपने स्वविवेक अनुसार तय करता था, परंतु 91वें संविधान संशोधन वर्ष 2003, याद रखिएगा कौन सा है, 91वां संविधान संशोधन वर्ष 2003, इसके माध्यम से अनुच्छेद 75 में उपखंड 1 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब ये 91वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 क्या निर्धारित करता है? ये निर्धारित करता है सदस्यों की संख्या, और सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी मंत्री परिषद में? वो होगी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं मंत्रियों के प्रकार की। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। इनके बारे में इस लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको समझाया था। जो शीर्षस्थ लेवल के मंत्री होते हैं वो कहलाते हैं कैबिनेट मंत्री। ये अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और कैबिनेट मंत्री को सहायता और सलाह देने के लिए होते हैं राज्य मंत्री और उपमंत्री। क्लियर? राज्य मंत्री को किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार क्या दिया जा सकता है? इन्हें किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार। इसका तात्पर्य यह है कि कैबिनेट मंत्री जब किसी नीति निर्धारण में बिजी हो तो वो अपने विभाग का संचालन नहीं कर पाएगा। तो इस स्थिति में उस विभाग का संचालन राज्य मंत्री करेगा, क्योंकि अगर उसके पास उस विभाग का स्वतंत्र प्रभार है तो। अब अपन बात करें उपमंत्री की, तो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को सहायता देते हैं उपमंत्री, लेकिन उपमंत्रियों को किसी भी प्रकार की बैठक में शामिल नहीं किया जाता। आइए अब इसको इलैबोरेटिव वे में पढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। यही सरकार की नीतियों का संचालन करती है। इसके सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं।
कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए राज्य मंत्री तथा उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्य मंत्री को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। और अगर हम बात करें उपमंत्री की, तो कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री की सहायता करते हैं कौन? उपमंत्री, जो कि तीसरी श्रेणी है। ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। कौन? उपमंत्री। अतः मंत्रिमंडल की नीति निर्धारण में इनकी भागीदारी नहीं होती। किसकी? उपमंत्री की। अब हम बात करें मंत्री परिषद की, तो ये भी मैंने शुरुआत में क्लियर किया था कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री को सामूहिक रूप से हम कहते हैं मंत्री परिषद, जबकि सिर्फ कैबिनेट मंत्री के समूह को कहा जाता है मंत्रिमंडल। तो मंत्री परिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, इन सबका सामूहिक नाम है, जबकि मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह है। आकार में मंत्री परिषद बड़ी होती है। क्लियर है? और मंत्रिमंडल छोटा होता है, परंतु अगर हम महत्व की दृष्टि से देखें तो मंत्रिमंडल बड़ा होता है, क्योंकि वही शासन की नीति का संचालन करता है। मंत्रिमंडल की महत्ता के संबंध में संविधान विशेषज्ञ रैम जेमेओर ने लिखा है, यह मंत्री परिषद का हृदय है। मतलब मंत्रिमंडल क्या है? मंत्री परिषद का हृदय है, शासन का परिचालक यंत्र है, क्योंकि वास्तविकता में नीतियों का निर्माण कौन करता है? मंत्रिमंडल, जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष सम्मिलित रहते हैं। अब अपन बात करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की। तो अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति। इसका तात्पर्य यह है कि किसी मंत्री के कार्य के लिए अकेला वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि उसके कार्य के लिए संपूर्ण मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर किसी मंत्री ने कोई गलती कर दी है और उस मंत्री के अगेंस्ट में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो उस अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात अकेला वही मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, अपितु संपूर्ण मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि उस मंत्री के कार्य के लिए संपूर्ण मंत्री परिषद ही उत्तरदायी होती है। अतः यदि मंत्री परिषद की किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो उस दशा में संपूर्ण मंत्री परिषद को अपना त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि उसके कार्य के लिए संपूर्ण मंत्री परिषद जिम्मेदार होगी अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। इस प्रकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्री परिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है। क्लियर है? और सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के दो मीनिंग है। पहला मीनिंग तो यह है कि संपूर्ण मंत्री परिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है और सभी मंत्री परिषद के सभी सदस्य एक दूसरे के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। दूसरा मीनिंग क्या है? दूसरा मीनिंग यह है कि सामूहिक उत्तरदायित्व से में यह भी आवश्यक है कि यदि मंत्री परिषद कोई निर्णय ले ले, मतलब मंत्री परिषद ने अगर कोई सा डिसीजन ले लिया, तो सभी मंत्रियों को उसका समर्थन करना चाहिए। क्लियर है? यदि कोई मंत्री उस निर्णय से असहमत है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि मंत्री परिषद का सदस्य होते हुए वह उस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान नहीं कर सकता। क्लियर है ये चीज? तो दो मीनिंग क्या है या दो रिजल्ट क्या है सामूहिक उत्तरदायित्व के? पहला जो रिजल्ट है वो ये है कि व्यक्ति या एक मंत्री के कृत्यों के लिए अकेला वही मंत्री जिम्मेदार नहीं होगा, जबकि संपूर्ण मंत्री परिषद जिम्मेदार होगी। और दूसरा ये लास्ट वाला कि मंत्री परिषद ने अगर निर्णय लिया है तो उसके सभी सदस्यों को वह निर्णय मानना होगा, और अगर कोई व्यक्ति असहमत है मंत्री परिषद के प्रस्ताव से तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में लॉर्ड मॉर्ले ने लिखा है
कि मंत्री परिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं, किंतु यदि प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी मंत्री को पदच्युत किया जाता है तब मंत्री परिषद का विघटन नहीं होता। ये लाइन भी समझना जरूरी है, क्योंकि कोई व्यक्ति मंत्री के पद पर कब तक रहता है, जब तक प्रधानमंत्री चाहे, और अगर प्रधानमंत्री ने किसी व्यक्ति को मंत्री के पद से हटा दिया तो इस स्थिति में मंत्री परिषद का विघटन नहीं माना जाएगा। क्लियर है? मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब अपन बात करते हैं मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली की। तो कार्यप्रणाली पढ़ने से पहले आपको ये चीज याद रखनी होगी कि ये जो मंत्री हैं ये काय की शपथ लेते हैं। ये शपथ लेते हैं मंत्री पद ग्रहण करने से पहले अपने पद की और गोपनीयता की। पढ़ा था इसके बारे में अपन ने। दो चीजों की शपथ ली जाती है, एक तो पद की शपथ होती है और एक गोपनीयता की शपथ होती है, क्योंकि ये चीज हमारी इनकी कार्यप्रणाली में काम में आएगी। मंत्री परिषद की ओर से मंत्रिमंडल या कैबिनेट एक इकाई के रूप में कार्य करती है। क्लियर? ये चीज अभी अपन ने पढ़ी है कि जो पूरी मंत्री परिषद है वो एक इकाई के रूप में कार्य कर रही है। इसकी बैठक प्रायः सप्ताह में एक बार होती है। वैसे प्रधानमंत्री जब चाहे बैठक बुला सकता है। क्लियर है? सामान्य रूप से सप्ताह में एक बार बैठक होगी इस मंत्री परिषद की, लेकिन प्रधानमंत्री जब चाहे ऐसी बैठक बुला सकते हैं। वास्तविक रूप में मंत्री परिषद में शामिल कौन कौन है? प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं और उप मंत्री हैं। तो ये इम्पॉसिबल है कि इतने सारे लोगों की एक साथ बैठक कराई जाए। इसीलिए इस पूरी मंत्री परिषद की ओर से बैठक में मंत्रिमंडल, मतलब हमारी जो कैबिनेट है, वो पार्टिसिपेट करती है। मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं और उसकी अनुपस्थिति में कोई वरिष्ठ मंत्री अध्यक्षता करते हैं। बैठक का कोई कोरम नहीं होता। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि मिनिमम कितने लोग आवश्यक हैं बैठक के लिए, तो वो जो मिनिमम संख्या होती है उसको कहते हैं हम कोरम। और इस प्रकार से मंत्रिमंडल की या मंत्री परिषद की बैठक का कोई कोरम नहीं होता। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण मंत्री परिषद की बैठक शायद ही कभी होती हो, जैसे कि मैंने अभी बोला, क्योंकि मंत्री परिषद तो एक विशालकाय इकाई हो गई। उस मंत्री परिषद की ओर से मंत्रिमंडल के लोग जो हैं वो बैठक में शामिल होते हैं। मंत्री परिषद की ओर से मंत्रिमंडल या कैबिनेट ही हर मामले पर निर्णय लेता है। प्रायः सभी निर्णय एकमत से लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी मुद्दे पर मंत्रिमंडल के ही सदस्य एकमत ना हो। तो इस प्रकार की अगर विवाद वाली स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा और वह निर्णय सर्वमान्य समझा जाएगा। और अगर मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को वह निर्णय पसंद नहीं है तो हमने सामूहिक उत्तरदायित्व में भी समझा था कि उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। मतभेद की अवस्था में निर्णय बहुमत से लिया जाता है। बहुमत से लिया गया निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। यदि कोई मंत्री इस निर्णय से सहमत नहीं होता तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। सर्वप्रथम 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने तथा इसके बाद डॉक्टर मथाई तथा श्री देशमुख ने भी मंत्रिमंडल के निर्णयों से मतभेद होने के कारण त्यागपत्र दिया था। तो मंत्रिमंडल के निर्णयों में मतभेद होने के कारण त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वे थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मंत्रिमंडल के जो निर्णय होते हैं वे अत्यंत गुप्त रखे जाते हैं। यही कारण है कि मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। हर मंत्री को राष्ट्रपति के समक्ष पद ग्रहण करने के पहले जो गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है
वह मंत्रिमंडल के निर्णयों पर भी लागू रहती है। क्लियर है? जैसे कि बजट के संबंधों में इस नियम का और कड़ाई से पालन किया जाता है, यदि लोकसभा में बजट पेश होने के पहले उसकी कोई बात लीक हो जाए या प्रकट हो जाए, या बजट के प्रावधान लोकसभा में पेश होने के पहले ही लीक कर दिए जाए, तो वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने को कहा जाता है। क्लियर? तो इतना आपको याद रखना है संघीय मंत्री परिषद के बारे में। इसके बाद हमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अध्ययन करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।